तो स्वर्णियम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रत्यय का प्रयोग शब्दांश के रूप में होता है, और वो भी हमेशा प्यारे दोस्तों एक ऐसा शब्दांश होता है शब्द के अंत में, ठीक है, जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो प्रत्यय के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो शब्दांश होगा वो, और शब्द के अंत में होगा। कहाँ होगा? शब्द के अंत में होगा। और दूसरा उसका कोई मीनिंग अर्थ नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? ऐसा शब्दांश प्रत्यय कहलाएगा। अर्थ नहीं होगा तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा प्रत्यय। इनमें से यहाँ पे मूल जो शब्द है उसको निकाल के भी हम कर सकते हैं। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द यहाँ स्वर्ण है, और इसमें प्यारे दोस्तों हमने क्या लगा दिया? इम, और इससे क्या बन गया आपका? स्वर्णियम। तो ये तो आपने पढ़ा ही है, स्वर्ण हम कहते हैं, ठीक है। इम लग गया, ये वाला आपका क्या हो गया? ई, और ये वाला आपका क्या हो गया? मैं। इसलिए ऐसा शब्दांश जिसका खुद का मीनिंग नहीं, ये तो शब्द के आगे लगता है उपसर्ग के रूप में, ये अपने आप में वर्ण है ना, ये उपसर्ग है ना प्रत्यय है, ठीक है। इसका प्यार दोस्तों यहाँ पे शब्दांश है ही नहीं, तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा है। तो आपको ये ध्यान रखना, कुछ समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे होते हैं जिनसे हम मिश्र वाक्य को पहचान सकते हैं, और वो समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे प्यारे दोस्तों हम यहाँ की का प्रयोग करें, इसलिए का प्रयोग करें, की और इसलिए का प्रयोग हम समुच्चय बोधक अव्यय में करते हैं। इसके साथ हम तो का प्रयोग करें, क्योंकि का प्रयोग करें, क्योंकि। ऐसे ही हम जो का प्रयोग करें, जिसने का प्रयोग करें, जो जिसने, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हम यहाँ चूंकि का प्रयोग करें, चूंकि, और ताकि का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें? चूंकि ताकि का प्रयोग करें। ऐसे ही प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसके साथ हम जिसमें का प्रयोग करें, जिसमें, ठीक है, और इसके साथ में हम जिससे की, जिससे की का प्रयोग करें। ये सारे के सारे क्या बताते हैं हमें? ये मिश्र वाक्य को बताते हैं, जहां वाक्य में दो क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड हो जाती है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, तो यहाँ पे बैल ने मारा, यह वही बच्चा है, बाद वाली क्रिया पहले पे डिपेंड हो गई, और इसके अंतर्गत हमने किसका प्रयोग किया? जिससे, जो हमें बताता है कि यह मिश्र वाक्य है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, तो ये जिसमें हमें बताता है कि यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसकी वजह से ही प्यारे दोस्तों अनेक वक्ता बोले, तो ये वह गोष्ठी है, बाद वाली क्रिया पहले वाली पे डिपेंड हो गई, इसी वजह से मिश्र वाक्य हो गया। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, तो ये वरन किंतु परंतु जो है हमें संयुक्त वाक्य को बताता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया प्यारे दोस्तों? यहाँ दो ईमानदार भी है, ठीक है, परिश्रमी भी है, दो अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ा गया किसके माध्यम से? वरन से। तो ये संयुक्त या मिश्र वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, इसके अंतर्गत हमने किसका प्रयोग किया? जो का प्रयोग किया। नहीं है पुस्तक खरीदी, ये चीज आपकी पहले वाली चीज से पे डिपेंड है, निर्भर आश्रित है, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। संचालक में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे आप मूल शब्द निकाल लो, आगे जो शब्दांश बचे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वो जो शब्दांश होगा वो उपसर्ग होगा, पहले आगे शब्दांश होगा, और यहाँ क्या होगा? आपका मूल शब्द होगा। अगर मूल शब्द में छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, उपसर्ग के भी अनेक अर्थ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ मूल शब्द क्या है? आपका चालक है। आगे शब्दांश के रूप में जो बचा है वो क्या है? आपका सम है, इसलिए सम और चालक है। क्योंकि यहाँ पे जो ये अनुस्वार आया है वो किसके स्थान पे आया है? ये अनुस्वार आया है इस मैं के स्थान पे, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका ये। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये हिंदी का उपसर्ग है, वहां संस्कृत का तत्सम शब्द है, ठीक है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? जैसे कपूत का प्रयोग करते हैं। इसके बाद चालक मूल शब्द है, ये कोई शब्दांश है ही नहीं जिसका मीनिंग हो, क्योंकि उपसर्ग ऐसा होता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग किसी मूल शब्द के साथ में दिया होता है। राइट आंसर हो गया डी। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार की क्रिया का विशेषण है? तो यहाँ जल्दी जल्दी ये क्रिया विशेषण पूछ रहा है। क्रिया विशेषण जो होते हैं प्यारे दोस्तों चार प्रकार के होते हैं, उसमें से एक होता है कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची। तो यहाँ पर जो जल्दी जल्दी है वो कार्य के होने के तरीके को बता रहा है, तो जो कार्य के होने की स्थिति को बताए, जो कार्य के होने के तरीके को बताए, जो कार्य के होने की शैली को बताता हो, उसको हम रीतिवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो समय को बताता है वो कालवाची है, जो स्थान जगह प्लेस को बताता है वो स्थानवाची, जो क्वांटिटी मात्रा को बताता है वो क्या कहलाता है? परिमाणवाची। इसलिए यहाँ राइट आंसर क्या है? ये जल्दी जल्दी है आपका रीतिवाची, क्योंकि ये कार्य के होने जी। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो मुंह में लड्डू ठूसने लगी, ये क्या है? आपका जल्दी जल्दी। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, वह क्या कौन सा काल होता है? तो ये काल का क्वेश्चन है। जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में अर्थात बीते हुए समय में, ठीक है, कुछ ही समय पहले या तत्काल सूचित होती हो, तो प्यारे दोस्तों उसको या तो हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं उसको, ठीक है। अगर पूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन में नहीं दिया है तो उसको कहेंगे हम आसन भूतकाल, क्योंकि पूर्ण वर्तमान काल का ही दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? आसन भूतकाल होता है। आसन का अर्थ होता है निकट। आसन का अर्थ क्या होता है? आसन का अर्थ होता है निकट। जो वर्तमान के निकट हो ऐसी भूतकाल की क्रिया आसन भूतकाल कहलाती है, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ। क्या खासियत होती है?
इसमें प्यारे दोस्तों यहाँ क्रिया के अंत में है हो हूं का प्रयोग करते हैं, जो कि आमतौर पे वर्तमान काल में होता है। लेकिन भूतकाल में यदि क्रिया के अंत में है हो हूं का प्रयोग है तो क्रिया अभी थोड़ी देर पहले, कुछ ही समय पहले समाप्त हुई है। जैसे भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल गिराई है तो इसका मतलब क्रिया अभी थोड़ी देर पहले हुई। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए। तो यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार बताइए। गुणवाचक, संख्या, परिमाण और प्यारे दोस्तों पूर्णांक, ये पूर्णबोधक विशेषण नहीं होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाची, संख्यावाची, परिमाणवाची और सार्वनामिक विशेषण। इसमें से जो खोटी सी है ये न तो संख्या को बता रही है, न क्वांटिटी मात्रा को बता रही है, न ये सर्वनाम से बनी है। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर है आपका ए, ये गुणवाची विशेषण है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ए। उसने नहाकर भोजन किया, किस क्रिया का उदाहरण है? वाक्य में नहाकर। जब भी किसी क्रिया के अंत में, जब सेंटेंस में 2 क्रिया दी हो, एक तो यहाँ भोजन किया है और दूसरा प्यारे दोस्तों यहाँ नहाकर, जब 2 क्रिया दी और पहली क्रिया में कर लगा हो या उसके क्रिया के साथ में कर लगा हो या फिर करके लगा हो, मैंने नाश्ता करके सुबह क्लास ली, तो नाश्ता करके ली, तो इसका मतलब पहली जो क्रिया थी नाश्ता करना वो पूर्वकालिक है। जब सेंटेंस में 2 क्रिया हो, एक क्रिया समाप्त हो जाए, दूसरी क्रिया जारी हो, इस क्रिया को हम समाइपी का क्रिया बोलेंगे। कौन सी क्रिया है ये क्रिया आपकी समाइपी का क्रिया है। लेकिन जो क्रिया अभी समाप्त हो गई है उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्व का मतलब होता है पहले, काल का मतलब समय, जो पहले समय में समाप्त हो गई वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है जी? करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो जहां भी से के द्वारा लगा होगा तो वो क्या कहलाएगा? प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, करण कारक। पैरों से चला, यात्रा। पैरों से चलना क्या है? यात्रा है। प्राणों से चलना क्या है? जीवन है। समुदाय से चलना क्या है? समाज है। अगर आप समुदाय में रहे तो इसको मतलब समाज में। देश और काल से चलना क्या कहलाता है? इतिहास। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती है, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी है। रेल से उतरा मुसाफिर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कूली समझ बैठा। पेड़ से गिरता सेब, न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। पैरों से चला, पैर क्या है? यहाँ साधन है, ठीक है। प्राण से चला, ये क्या है? यहाँ साधन है। यानी कि यहाँ पर पैरों से चलना साधन, प्राणों से चलना, तो जो भी साधन हेतु कारण होता है वो किसका काम करता है? करण का काम करता है। क्योंकि करण का दूसरा नाम क्या होता है? साधन होता है। करण का दूसरा नाम क्या होता है? माध्यम होता है। करण का एक और नाम क्या होता है? हेतु होता है। और इसीलिए प्यारे दोस्तों इसमें यहाँ से का भी प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पैर, यहाँ पे प्राण, यहाँ समुदाय, यहाँ प्यारे दोस्तों देश और काल, ये साधन का काम कर रहे हैं, माध्यम का काम कर रहे हैं। इसीलिए राइट आंसर केवल और केवल आपका ए हो गया। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? तो इसमें से कौन सा वाक्य एक वचन में प्रयुक्त हुआ है? तो ये आपको बताना है। अध्यापक गण यहाँ बैठे, तो ये तो अपने आप में बहुवचन हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप गण का प्रयोग करोगे तो वो क्या हो जाता है? एक वचन से बहुवचन बन जाता है। महात्मा बुद्ध महान थे, तो जब भी आप महान शब्द का प्रयोग करोगे किसी के साथ तो एक वचन ना होके वो क्या हो जाएगा? बहुवचन। जब भी आप किसी के साथ प्यारे दोस्तों जी प्रयोग करोगे, जैसे गुरु जी, ठीक है, तो वो एक वचन ना होके क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। जो असम्माननीय होते हैं, जो आत्मीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, जो महान होते हैं, उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा। गण का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। कल बहुत वर्षा हुई, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना, वर्षा का प्रयोग हम, जनता का प्रयोग एक वचन में करते हैं। आकाश का प्रयोग एक वचन में होता है। भैंस है उसके तो प्राण ही गए, तो यहाँ पे प्राण क्या है आपका? प्यारे दोस्तों यहाँ बहुवचन है। प्राण का प्रयोग बहुवचन में, महान और गण का प्रयोग बहुवचन में होता है, जबकि वर्षा, जनता, आकाश, इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक वचन में। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, अगर यहाँ नहीं को सर्कल नहीं करेंगे तो अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो उंगली एडी स्त्रीलिंग, तो ये उंगली क्या है? इसमें ई आया है, तो ये दोनों के दोनों क्या स्त्रीलिंग है, तो जोड़ा सही है, ठीक है। तो इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ कलाई तलवार, तो इसमें कलाई क्या है? इसमें भी ई आया, स्त्रीलिंग है, और तलवार क्या है? आपका पुल्लिंग है। बाह और जांग क्या है? दोनों के दोनों स्त्रीलिंग है। हाथ और पैर क्या है? दोनों के दोनों पुल्लिंग है। तो यहाँ बाकी तो ठीक था, लेकिन इसमें कलाई स्त्रीलिंग और तलवा क्या है? आपका पुल्लिंग, इसलिए राइट आंसर हो गया बी। मैं लेके आया हूँ एक हिंदी स्पेशल का बेहतरीन बैच, जिसके अंदर हम तभी तमाम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हैं उसके सिलेबस को यहाँ हम कंप्लीट कराएंगे। इस कोर्स की फीस रहेगी 399 रुपया। इसके अंदर हम हिंदी व्याकरण, हिंदी शब्दावली, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान और हिंदी विविध, यानी कि हिंदी के सारे वे सेक्शन जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, पुलिस भर्ती की, या फिर शिक्षक भर्ती की, प्यारे दोस्तों मैं सारा सिलेबस कराऊंगा इस हिंदी स्पेशल के बैच में कंप्लीट। धन्यवाद।